की शुरुआत से पहले आपको दिखाते हैं दिन भर के पॉलिटिकल पंच। आखिर इधर सायरन बजेगा, उधर पाकिस्तान कांपेगा। किसने क्या कहा, किस तरह की बयानबाजी इसके इर्द गिर्द रही। तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, SLR बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। पुलवामा की जो घटना हुई वह किसने किया? आतंकवादियों ने किया कि हमारे ही लोगों ने कराया? उस पर जो है आज तक क्लियर नहीं हुआ देश में जो है। सपा के शासन आपने देखा, 14 के पहले अराजकता, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद, वंशवाद, वह पूरा राज्य देश पाकिस्तान के खिलाफ है। पूरा देश पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को जड़ मूल से मिटाना चाहिए। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि आप ये जो हर बार कड़ी निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना वो सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा, और थोड़ा धैर्य रखिए। और सरकार का जो काम था कि अपने तीनों सेनाओं को हमने खुला छूट दे दिया। महाराज जी, योगी जी ने कहा है कि जो सरकारी मानते हैं उन्हें गोबर से प्रिंट किया जाएगा, तो उस पर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। और अखिलेश यादव के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। उसमें सारी जनता और सारे दल एकजुट खड़े हैं पाकिस्तान की सेना के साथ। और आज ये हिंदुस्तान के राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है, उस बोलने के हक का दुरुपयोग कर रहे हैं। भारी तनाव के बीच भारत पाकिस्तान पर चौतरफा शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार बड़ी बैठकें चल रही हैं। कल पूरे देश के 300 से ज्यादा जिलों में इमरजेंसी के हालात में तैयारियों को परखने के लिए सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होने जा रही है। आपको बता दें कि 1971 युद्ध के बाद से ये सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होगी। एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तैयारियों में जुटा है, तो वहीं पूरे माहौल में सियासी टारगेट प्रैक्टिस भी चलती दिख रही है। पहले अजय राय के नींबू मिर्ची वाले बयान से विपक्ष गिरा, तो आज अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने बड़े वादे किए थे लेकिन एक सुतली बम भी नहीं बना पाए। अब इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि भारत में मॉक ड्रिल, पाकिस्तान की नींद खराब और सीमा से बड़े संकेत, क्यों बड़े सियासी टारगेट, इसी पर आज की महाबहस करेंगे। और गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है और गेस्ट पैनल से हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन उससे पहले जो सवाल आज हम महाबहस में उठाने जा रहे हैं, भारत में मॉक ड्रिल, पाकिस्तान की नींद खराब। अब पाकिस्तान की सीमा पर युद्धाभ्यास करेगा भारत। पाकिस्तान जिसकी हालत पहले से खराब है, और हवाई सैन्य ताकत किस तरह युद्धाभ्यास में दिखेगी, उसके बाद आप पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगाइए। सवाल यह भी, सीमा से बड़े संकेत क्यों बने सियासी टारगेट। यहां के लोगों के उल्टे सीधे, ऊल जलूल और देश विरोधी कहे जाने वाले बयान जो है पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे हैं। इन लोगों को बार बार कोट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी पार्टियां इनको नहीं रोकती। क्यों? उधर सायरन बजेगा, उधर पाकिस्तान कांपेगा। कल मॉक ड्रिल होने जा रही है और किस तरीके से आपात स्थिति पर निपटने के लिए तमाम तरह के अभ्यास होंगे, सायरन्स को फॉलो करना होगा और उनका क्या मतलब होगा, आप सभी लोगों को समझाया जाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ फिलहाल गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं। आलोक सहाय जी हमारे साथ है, रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले विंग कमांडर रिटायर्ड अशोक सहाय जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सोढ़ी जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर आपका। तो शुरुआत सोढ़ी जी आप ही से कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान की सीमा पर हवाई युद्धाभ्यास भारत करेगा, जिसमें मिराज 2000 से लेकर सुखोई 30 यहां तक की राफेल की भी प्रैक्टिस, उसकी धमक दिखाई देगी। और दूसरी तरफ कल पूरे देश में मॉक ड्रिल होने जा रहा है कि युद्ध जैसी परिस्थिति में आपात स्थितियों से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं क्या वो मुफीद हैं। एक सिविल और डिफेंस दोनों का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसको कैसे स्थापित करना चाहिए, इन तमाम स्थितियों को भी कल परखा जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है भारत को, और तीसरी तरफ हमारा विपक्ष है जिनके बयान भी आप सुन रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स उस पर हो रही कि कैसे सेना का मनोबल डाउन होगा। जय सोढ़ी जी। जय हिंद आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। शताब्दियों पहले
विख्यात चीन के विचारधारक सुन त्सू ने कहा था कि यदि किसी देश पे 1% भी आक्रमण का शंका होती है तो उस देश को 100% तैयार रहना चाहिए। देखिए, जब 22 अप्रैल को यह पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ तो दोपहर से ही लगातार पाकिस्तान के मंत्री के बाद मंत्री ने युद्ध की बात की। आज तक भारत के किसी मंत्री ने युद्ध शब्द नहीं इस्तेमाल किया। हमारे मंत्रियों ने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे जी। लेकिन हमारे किसी मंत्री ने युद्ध का शब्द नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान 22 अप्रैल से लगातार युद्ध की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ दशक पहले बर्नार्ड रसल, जो कि एक विख्यात ब्रिटेन के विचारधारक थे, उन्होंने कहा था कि दुनिया में लोगों को सबसे अच्छा लगता है युद्ध की बात करना, खास करके उस वक्त जब उनके खानदान का कोई व्यक्ति युद्ध लड़ने के मोर्चे पे ना जाए। इस बयान का पूरा फायदा पाकिस्तान के मंत्रियों ने उठाया और अपनी आवाम को इकट्ठे करने में लगे युद्ध के नाम पे। तो जहां तक कल मॉक ड्रिल की बात है, ये भारत सरकार का बहुत सही और सटीक निर्णय है। मेरा नमन और सलाम उनको, क्योंकि इससे जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के 244 डिस्ट्रिक्ट्स में ये मॉक ड्रिल होनी है, इससे नागरिकों को एक अभ्यास मिलेगा कि अगर पागल देश जैसा पाकिस्तान ने अगर हिमाकत भी की तो उन्हें पता होगा कि सायरन बजने पे उन्हें क्या क्या कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि ये मॉक ड्रिल, आस्था जी, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी अहम है। तो मैं आपके चैनल के जरिए सारे नागरिकों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि जहां जहां पे कल मॉक ड्रिल हो रही है, प्लीज उसका पूरा पालन करिए। और जैसे शाम को खबर आई है कि नोटैम भी इशू हो गया है, नोटिस टू एयरमैन, कि उसमें जगह स्पेसिफाइड है कि कितने समय के लिए वहां पे कोई कमर्शियल हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। ये भी एक अच्छा कदम है, क्योंकि जगह जगह पे हमारे लड़ाकू विमान उड़ेंगे और हमारे नागरिकों को जहां पे ये मॉक ड्रिल होनी है उन्हें रियल टाइम फीलिंग मिलेगी कि जब लड़ाकू विमान ऊपर से गुजरेंगे, सायरन बजेगा, उन्हें क्या क्या कदम लेने चाहिए। मैं फिर भारत सरकार का नमन और सलाम करूंगा। सर, ये बहुत अच्छा आपने कहा कि एक रियल टाइमिंग जो है वो लोगों को समझने में मदद मिलेगी। तो जिस वक्त ये युद्धाभ्यास चल रहा होगा, क्या उसी से जोड़ करके इस मॉक ड्रिल को देश में किया जाएगा कि मतलब कब हवाई हमला हो रहा है तो सायरन जो है वो आप अपने शहर में सुनेंगे? क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या वो युद्धाभ्यास अलग है और यहाँ की मॉक ड्रिल अलग है? देखिए आशा जी, अभी तक मॉक ड्रिल के टाइमिंग्स नहीं निकले हैं जी, लेकिन नोटैम के टाइमिंग निकल गए हैं। तो जब एक बार मॉक ड्रिल्स के टाइमिंग्स क्लियर होंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या राज्य सरकारों से, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो ऑर्डर दे दिए हैं, अब तो राज्य सरकारों के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, बिल्कुल तो हर जगह मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमें दो पैनलिस्ट और ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले रिटायर्ड विंग कमांडर अशोक सहाय जी का रुख करते हुए, अशोक जी इस मॉक ड्रिल के बारे में और विस्तार से बताइए, क्योंकि 1971 में लास्ट टाइम की गई थी, उस वक्त इसका फॉर्म क्या था और अब बदले हुए सिनेरियो टेक्नोलॉजी के इस युग में इस मॉक ड्रिल में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी और लोगों को किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? जी, विंग कमांडर आलोक सहाय। माफ कीजिए सर, आलोक जी। तो ये देखिए, मॉक ड्रिल जो हो रहा है ये ऐसे समय में होता है कि जब हम ये समझते हैं कि हम भारत जब अटैक करेगा तो उधर से भी काउंटर अटैक होगा। ये अटैक, काउंटर अटैक और फिर काउंटर अटैक किस लेवल तक स्पाइरल आउट होके जाएगा, हो सकता है पूर्ण युद्ध की स्थिति बन जाए। तो ऐसे में हमें पूरे देश को तैयार रखना है कि ऐसी स्थिति में बॉम्ब गिर सकते हैं हमारे कई इंस्टॉलेशंस पे, और नागरिकों को भी तब तैयार रहना होता है अपनी सुरक्षा के लिए। इसमें कोई पैनिक की बात नहीं है। भारतीय होम मिनिस्ट्री ने 244 जिलों को का लिस्ट जारी कर दिया है। तीन प्रायोरिटीज बनाए गए हैं उसमें, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। इन 244 डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल किया जाएगा। और ये जो एयर एक्सरसाइज है वो पंजाब के सेक्टर में है, वो खास एरिया में किया जा रहा है, उसका डायरेक्ट इससे लिंक नहीं है। तो ये जो मॉक ड्रिल होगा उसमें 2-3 बातें बहुत देखने की होती है। एक तो टाइप ऑफ सायरन, कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई मिसाइल आ रहा है या कोई हवाई आक्रमण होने वाला है तो लोगों को पहले से पता चल जाए, ताकि जब बम गिरे तो उसमें कम से कम जान और माल का नुकसान हो। कितने सेकंड या मिनट पहले इसका आभास हो जाता है कि कोई मिसाइल फायर हुई है, उसका टारगेट किधर हो सकता है, कहां के लोग अलर्ट हैं? हाँ जी आस्था जी, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा रडार कब उसको पिकअप करता है, और जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका डेस्टिनेशन कौन से शहर पे है तो उस शहर पे ये वार्निंग जलाई जाती है, साउंड की जाती है। ये 2 तरह की होती है। एक तो वेलिंग सायरन होता है, पहले होगा कि 36 सेकेंड हाई, 24 सेकेंड लो, फिर 36 सेकेंड हाई, 24 सेकेंड लो। ये मतलब कि आपके तरफ आ रहा है कोई टारगेट,
कोई या तो जहाज आ रहा है या मिसाइल आ रहा है। और जब ये वेलिंग तुरंत हो जाएगा, 3 सेकंड हाई 3 सेकंड लो, 3 सेकंड हाई 3 सेकंड लो, तो इसका मतलब कि आपका जो टारगेट, जो अटैकर है वो आपके एरिया में आ चुका है, घुस रहा है। तो एयर रेड आपके यहाँ है या मिसाइल रेड आपके यहाँ है। तो ऐसे में और क्या होता है कि जब ये सायरन बंद हो जाए तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि अटैक बंद हो गया, नहीं, ये 3 मिनट तक चलेगा और अटैक चल रहा है। अटैक जब बंद हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए एक कंटिन्यूअस सायरन बजता है 3 मिनट का, जो ये संकेत देगा आम लोगों को कि अब जो है वो खतरा टल गया है, अब आप बाहर आके अपने निर्धारित जगहों पे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो दो चीजें ये सायरन के 3 फॉर्म्स जो आपने बताए, मुझे लग रहा है कि ये आम लोगों को के लिए बहुत अच्छा रेफरेंस साबित होंगे। वैसे तो जब मॉक ड्रिल होगी तो वो बकायदा उसको सुन पाएंगे, लेकिन 3 तरह का सायरन होता है, तीनों के पीछे एक एक वार्निंग है, एक एक सिग्नल है जो लोगों को पढ़ना सीखना होगा। जी सर, 10 सेकंड बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं फिर आपके पास लौटूंगी। 2 पैनलिस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं। जी हाँ जी, इसमें यह भी देखना होता है कि हमें और भी तैयारियां करनी होती है सिविल डिफेंस को, जैसे हमारे फूड सप्लाई चेन मेंटेन हो, इमरजेंसी में जो एपिडेमिक, अगर मान लीजिए ज्यादा डैमेज हो गया तो एपिडेमिक फैलने पर वो जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको तैयारी करनी पड़ती है पहले से मेडिसिन वगैरह की। इसके अलावा जो हमारे हेवी इंस्टॉलेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इसको कैमोफ्लेजिंग पहले से करना पड़ेगा और लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आम आदमी इस तरह के सायरन जब बजे तो वो क्या करेगा। इसकी अधिसूचना जारी की जा रही है, इसकी बताया जाएगा कि कैसे आप कवर लें, कैसे आप प्रोटेक्टेड जगह पे जाएं और क्या क्या आपको अपने पास रखना चाहिए ताकि आप कहीं फंस जाए। इस पर मैं तो आप लंबे से आपसे सवाल जरूर करूंगी, लौटूंगी मैं आपके पास आलोक जी, कि लोगों को घरों में क्या रखना चाहिए, लोग एकदम आपाधापी में ना आए और किन किन चीजों पर हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2 साथी और जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए, प्रियंका गुप्ता जी और अशोक यादव जी। प्रियंका गुप्ता जी, कल जो एयर युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें तमाम तरह के जो भारत की रक्षा ताकत है, एयरफोर्स है, उसके सुखोई 30 से लेकर मिराज 2000 से लेकर राफेल, वो भी हवा में उड़ान भरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। लेकिन देश की सियासत इस वक्त जो कर रही है और जो बयान दे रही है, क्या वो अपनी इस रक्षा ताकत की जो छवि है उसको धूमिल नहीं करता? देखिए आस्था जी, जैसे कि कई मंचों से कहा जा चुका है कि हम पूरा विपक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा देश सरकार के साथ खड़ा हुआ। सरकार जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको पूरी तरीके से मानने के लिए पूरा देश तैयार है, क्योंकि चाहता है कि जो निहत्थे लोगों को, जो हमारे जो बेकसूर लोगों को यहाँ पर आतंकवादी हमारे घर में घुस के मार के गए, उसका बदला होना चाहिए और हर कीमत पर होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर आलोक जी बैठे हुए थे, बता रहे थे, इंफॉर्मेशन दे रहे थे, मुझे लगता है इस तरह की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1971 में इस तरह की मॉक ड्रिलिंग हुई थी, उसके बाद आज तक हुई ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। जिस तरह ये काफी चीजों से को रिलेटेड है, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए। पर उसके साथ साथ आस्था जी, हमारी सेना में जो खाली पड़े हुए पद हैं वो कब भरे जाएंगे? बिना सेना के एफिशिएंसी के, बिना किसी सेना के खाली पदों के क्या हम युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं? यानी आप सीधे सीधे सेना पर सवाल खड़े कर रही हैं प्रियंका जी। अरे बिल्कुल, आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पाकिस्तान में हेडलाइन बनते हैं ये कहकर, खिलौना राफेल दिखाकर अपने देश की रक्षा ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं। वो सरकार से पूछने का यही तरीका उनको मिला था। अच्छा आस्था जी, चुनाव आप लोगों को, जब चुनाव आएगा तो भारत में ही लड़ना है ना, कहीं और नहीं लड़ना ना, तो वहां हेडलाइन बनने से बेहतर है आप सिर्फ कहते ना रहे कि हम सरकार का सहयोग कर रहे हैं, हम देश का सहयोग कर रहे हैं, वो दिखना भी चाहिए। एक एक बयान, एक शब्द आपका कोट हो रहा है उस देश में जिसके साथ हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, सरकार से आप यहाँ पर बयान दे रहे हैं कि सेना में पद खाली पड़े हैं, हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। अभी समय नहीं है आलोक जी। आस्था जी, मैं एक बात बस करना चाहता हूँ, बस एक बात करना चाहता हूँ कि ये अभी समय नहीं है। पहले सवाल का जवाब देने दीजिए। देश और सेना के ऊपर सवाल उठाने का समय नहीं है। देश के साथ खड़े रहिए, सेना के साथ खड़े रहिए। कमांडर है, अभी बेहतर बता सकते हैं, अभी सेना के साथ खड़े रहिए, अभी सेना के साथ खड़े रहिए। जी शांत हो जाइए, सवाल का जवाब देने दीजिए मुझे पहले। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नींबू मिर्ची किसने टांगी थी? देश के रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्ची ने टांगी थी। पहले की बात कर रही हूँ, आज की बात नहीं कर रही हूँ। तो नींबू मिर्ची पे अगर राजनीति होनी है तो वहां से शुरू होनी चाहिए, अभी नहीं, यहाँ पे अभी आके उसको खत्म मत करिए।
दूसरी वो चीज, पूजा के लिए अगर टांगी थी और सरकारी- आपने मॉकिंग के लिए टांगी थी। आपने मॉकिंग के लिए टांगी है, उन्होंने पूजा के लिए टांगी। जनता मूर्ख नहीं है प्रियंका जी। पूजा होती थी। जनता सब जनता देख रही मूर्ख है, नहीं आप है। वोट काट रही हैं। वो शुभ अशुभ राजनीति से समझती नहीं है, हूँ। पूजा पाठ में क्या परंपराएं फॉलो होती है उसे भी समझती है, और युद्ध के मुहाने पे जो देश के साथ आप खड़े हैं, आप अपना वोट काट रहे हैं। आप अपनी रक्षा ताकत का खिलौना लेकर मजाक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं तो सरकार से सवाल पूछ रहा था, तो क्या ये हजम कर लिया जाएगा? पूछ लिया, जवाब हमको देने दीजिए। और सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं होता है। सवाल नहीं, पूछना सवाल आप विपक्ष का पूछिए, काम लेकिन आप तो होता है। रक्षा ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं ना। आप तो पाकिस्तान में कौन सा हेडलाइन बन मजाक रहे उड़ा हैं। अरे पाकिस्तान के लोगों को यहाँ बिठा कर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली दिलवाई जाती है, तब नहीं सवाल उठते हैं। गजब बातें कर रही हैं आप। पाकिस्तान में कोई कुछ चला देगा तो उसकी वजह से हम यहाँ देश में बैठ के सवाल नहीं पूछेंगे, ये कौन सी बात है? नहीं, सवाल आप पूछिए, आज के न्यूज़ सवाल आप पूछिए, लेकिन आपका सवाल जो है ना, आप ही को सवालों के कटघरे में ना खड़ा कर दे, वो भी देश की रक्षा के मुद्दे पर, इसका भी ध्यान रखिए। 1,80,000 पद खाली पड़े हुए हैं, सवाल पूछने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। अगर दम है तो पूछ के दिखाइए। यहाँ पे भारतीय जनता आपको पार्टी युद्ध के दौरान ही ये सवाल खड़ा करना है। अरे क्यों आपको युद्ध के दौरान ही ये पूछना है और ये कहना है कि हमारी थल सेना कमजोर पड़ जाएगी या हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है। आप इसकी ताकत को कम करके मत आंकिए। जब चुनाव आए तो आप ये सवाल पूछिएगा, लेकिन इस वक्त आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, बतौर एक नागरिक अपना सहयोग देना चाहिए। जब पार्लियामेंट चले तब आप ये सवाल पूछिएगा मैडम, अभी इस वक्त नहीं। सिर्फ कहने से काम नहीं चलता कि हम देश के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। बहरहाल अशोक यादव जी, कल तक तो कांग्रेस के अजय राय इस तरह का बयान दे रहे थे, आज आप ही के पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि भाई ये हमला उन्होंने कराया या हम लोगों ने कराया, अभी तक यही स्पष्ट नहीं है। अब इस मौके पे इस सवाल को खड़े करने का क्या अर्थ है? देखिए आस्था जी, उनका निजी बयान हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह से इस मुद्दे पर, पहलगाम वाले मुद्दे पर, अब पाकिस्तान के साथ कैसे निपटना है इस मुद्दे पर पूरी तरह से सरकार के साथ है और सरकार के हर कदम का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन के सारे लोग समर्थन कर रहे हैं सरकार के हर कदम का। सवाल ये उठता है जब पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा है, वो मोदी सरकार कहाँ खड़ी है? सवाल ये उठता है आस्था जी। और ये सवाल जब उठेगा, जब विपक्ष सवाल उठाएगा, जब पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और सरकार कहाँ खड़ी है, तब ये कहा जाएगा आप तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आप ये बताइए, जब माननीय मोदी जी अपने फॉरेन ट्रिप को बीच में कैंसिल करके हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, उनका प्रथम कर्तव्य क्या था आस्था जी? सीसीएस की बैठक अटेंड करना था, सर्वदलीय बैठक अटेंड करना था। मोदी जी क्या कर रहे थे? बिहार में चले गए चुनाव प्रचार करने। जब सरकार के साथ विपक्ष खड़ा है तो सरकार को भी मजबूती से सेना के साथ खड़ा होना चाहिए और सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। एसएन सिंह जी, युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध पर पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। आस्था जी, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को सवाल पूछना चाहिए, लेकिन सवाल कैसे कैसे पूछते हैं आस्था जी ये भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और खुले मन से जाकर चुनौती देते हुए पूरे विश्व को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारत की भूमि पर आकर जिसने भारतीयों के खून को बहाया, 140 करोड़ भारतीय कृत संकल्पित हैं, निश्चित तौर पे हम उसके साथ वही करेंगे जो एक आतंकवादी के साथ किया जाता है और बची खुशी जो आतंकवादियों की जमीन है उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए ना, सवाल ये करें कि हम सवाल नहीं पूछते, हम विपक्ष के साथ खड़े हैं, यही तो तय नहीं हो पा रहा है कि आप विपक्ष के साथ खड़े हैं या देश के साथ विपक्ष के साथ नहीं खड़े, बिल्कुल सही बोल रहे हैं देश के साथ। आप सुनिए, रोने धोने का काम बंद करिए, मैं वही पूछना चाहता हूँ। 26/11 की घटना नहीं बिल्कुल रोएंगे। मैं पूछना चाहूंगा प्रियंका जी, 26/11 की घटना में आपने क्या बताने का कार्य किया? आपने कौन सी ऐसी भूमिका निभाई जो भारतीय जनता पार्टी? 26/11 के हमले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? चूड़ियां कौन बेच रहा था? तब सवाल नहीं उठा रहे थे? तब सवाल उठा रहे थे तो क्या पाकिस्तान में सवाल उठा रहे थे क्या जाके आप? हिंदुस्तान में ही सवाल उठा रहे थे ना, हिंदुस्तान की सरकार से सवाल उठा रहे थे ना। और अब आपको सवाल उठाने में दर्द होता है? अब आपसे सवाल पूछ लो तो दर्द होता है। आप बताइए सुरक्षा में फेलियर क्यों हुई थी? एक नेता कहते हैं जब आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, जब प्रधानमंत्री ने अपना दौरा जो है कैंसिल किया, तो फिर कैसे आप सुरक्षा नहीं कर पाए? एक सेकंड, आप तो सुरक्षा नहीं कर पाए, ऊपर से आप बता रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे ये बताइए काफिला क्यों लूटा? सवाल बनेगा ना। और आस्था जी, मैं चौथी बहुत बड़ी बात ये कहना चाहूंगा, आस्था जी
जब भी दुश्मन देशों से अगर कोई घटना होती है और जो भारत में रह के दुश्मनों की तरह व्यवहार करे, दुश्मन की तरह बात करे, अच्छा, और 26/11 का जब हमला हुआ था तब आप दुश्मन थे क्या? अपने गिरेबान में झांक के देखिए। ठीक है, आप ठीक है, एक बार फिर से वक्त हो गया है, एक बार फिर से वक्त हो गया है जे.एस. सोढी साहब का रुख करने का। मुझे लग रहा है पॉलिटिकल बहस चलती रहेगी और कोई यहाँ पर रुकने और थमने वाला नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। एक सेकंड एसएन सिंह जी, जे.एस. सोढी जी हमारे बीच में रिटायर्ड कर्नल हैं। जे.एस. सोढी जी, हम विस्तार से बात कर रहे थे कि युद्ध के मुहाने पर ये हालात खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से तरह तरह की धमकियां आए दिन आ रही हैं, तरह तरह की ललकार आए दिन आ रही है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। झेलम, चिनाब, कैसे पानी सूख रहा है, कभी अचानक बाढ़ जैसे हालात बन जा रहे हैं। युद्धाभ्यास अब भारत करने जा रहा है, लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं रुक रही है। अब तो ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सेना कहीं कमजोर ना पड़ जाए, क्योंकि उसके अंदर रिक्त पद खाली हैं, वहां रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। आशा जी देखिए, जब एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में होती है एक अलग गान गाती है, जब विपक्ष में होती है उसका गान अलग हो जाता है। तो मैं ये राजनीतिक बयान प्रति बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूं। लेकिन मैं एक टिप्पणी कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक बयान प्रति बयान हमारे देश में 78 साल से हो रहे हैं किसी भी युद्ध पे, ये तभी खत्म होंगे जब भारत में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनेगी। हमें पता होगा औपचारिक तौर पे कि हमारे अंदरूनी और बाहर के दुश्मन कौन है। देखिए, जब 26/11 हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अब 8, 10, 15 दिन टीवी चैनलों पे दिन रात डिबेट होती है जी पाकिस्तान दुश्मन देश है, दुश्मन देश है। उसके बाद सारे भूल जाते हैं। जब पाकिस्तान घुसपैठिया सीमा हैदर भारत आती है तो 6-6 दिन हमारी टीवी चैनल उसका रिंगटोन डिस्कस करते हैं कि सीमा हैदर जी होली खेली, दिवाली खेली। जब पाकिस्तान भारत का दुबई में चैंपियन ट्रॉफी होती है, हमें अधिकतर भारतीयों को खुशी होती है कि हमने पाकिस्तान की विकेट ले ली। तब हमें नहीं याद आता कि यही दुश्मन देश है जो हमारे सैनिकों और आतंकवादियों को मार रहा है। आस्था जी, जो हुआ वो तो सरकार और सेना निपट लेगी जब भी उन्होंने करना है, लेकिन जो चीज प्राथमिकता तौर पे करनी चाहिए ताकि ये बयान प्रति बयान खत्म हो, हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। पाकिस्तान के पास है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, चीन के पास है, भारत के पास नहीं है। मेरे को 1 मिनट देना प्लीज आस्था जी। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो दिसंबर का महीना था। अगले महीने 24 जनवरी को पाकिस्तान में मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उनके प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 3 बड़े निर्णय लिए। पहला, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होंगे। दूसरा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे हमला करेगा। और तीसरा, पाकिस्तान भारत में ब्लीडिंग 1000 कट्स वाली पॉलिसी लाएगा, आतंकवाद को समर्थन करेगा। पाकिस्तान ने इन सारी चीजों को औपचारिक तौर पे 2020 पे अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई, लेकिन विडंबना की बात है हमारे पास आज तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी नहीं है। चलिए, एक खास तरफ आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक सहाय जी भी हैं, मैं चाहूंगी वो बात रखना चाह रहे थे डिबेट के बीच में। आलोक जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं सारे पॉलिटिकल पार्टी से कि बयानबाजी इस तरह की दीजिए कि भारतीय सेना के साथ रहिए, भारत के साथ रहिए। ऐसे समय में बहुत ही शर्म की बात है अगर किसी भी और तरह की बात की जाए, सेना का या तो हथियार या रफाल या किसी भी चीज का मखौल उड़ाना या कोई भी ऐसा बयान देना कि जो सेना की कमजोरी प्रदर्शित करता है। आप सीधे तौर पे विदेशी और विदेशी ताकतों के हाथ में बिक रहे हैं। ये देश के साथ खड़े रहने का समय है और जनता सब देख रही है। जनता आजकल बेवकूफ नहीं है, जनता सब देखती है, सारे बयानबाजी देखती है और इसका असर चुनाव मुझे समझ में नहीं आता है कि राजनीतिक पार्टियों के लोग आकर के इस तरह के बयानबाजी करके अपना वोट बैंक भी कटवा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है। उससे तो नुकसान होगा। इस तरह आप सेना के साथ नहीं खड़े हैं, दुश्मन के साथ खड़े हैं, तो आपको नुकसान होने जा रहा है बहुत भयंकर। मैं राजनीति की नहीं हूं, मैं बोल सकता हूं। नहीं, किसके लिए बोल रहे हैं? ये तो सभी मुझे लगता है पॉलिटिशियंस वो सभी समझ रहे हैं, सभी जनता समझ रही है। जनरल मैं जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। अशोक यादव जी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। चर्चा में मत पड़िए अशोक यादव जी। प्रियंका जी, उन्होंने जनरल बात कही, आपने खुद पर क्यों ले लिया? क्यों जनरल बातें कर रही हैं यहाँ बैठकर? नहीं, आपने खुद पर क्यों ले लिया? उन्होंने ये थोड़ी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सेना का मनोबल डाउन किया। वो तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बयान से बचना चाहिए या ऐसे बयान से बचना चाहिए जो ये प्रदर्शित करें कि हमारी सेना की ताकत कम है या हो जाएगी। आपने इसको खुद पर क्यों ले लिया? अगर आपको कुछ पता है तो बता के जाइए चैनल पर। आस्था जी, प्रियंका जी से पूछिए ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री किस पार्टी के नेता है?
आस्था जी पूछिए कर्नाटक ना के कि मुख्यमंत्री हमारी पार्टी के नेता है, आप अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बताइए ना। पीयूष गोयल किसकी पार्टी के नेता है? एक सेकंड, जो पूरे देश को जो है सर्टिफिकेट भटकाइए मत घूम रहे थे। साथ है कि भारत के साथ नहीं है। भैया आपके नेताओं का बयान ही आप गिना दीजिए। जिस समय लास्ट 1 मिनट का वक्त है मेरे पास। आपको एसएन सिंह जी 10 सेकंड कंप्लीट करिए, फिर अशोक यादव नहीं, जी। ये बताइए कि सिक्योरिटी में चूक हुई कैसे थी? किसने चुना है? सिक्योरिटी में चूक कैसे हुई थी? जब आपके पास ऑलरेडी इनपुट थे, उसके बाद भी आपने चूक कैसे करी? सवाल का जवाब देकर जाइएगा अगर है आपके पास, और ये बता के जाइएगा कि सेना में भर्ती कब तक कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सेना की भर्ती कंप्लीट एक करिए। सेकेंड, आप अभी भी उस बयान पर, उस लाइन पर लगातार कायम है, जबकि आप सुन रही हैं कि डिफेंस पर्सनल साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त ऐसी कोई बात आपको नहीं करनी चाहिए जिससे ये इंप्रेशन जाए कि हमारी ताकत कम हो जाएगी या कम हो गई है। अशोक यादव जी, अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, मैं यही कह रहा था कि अभी सहाय जी ने कहा कि कोई ऐसा राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए जिससे सेना का मनोबल डाउन हो। बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी इस बयान के साथ हूँ, लेकिन सेना का मनोबल डाउन कौन कर रहा है, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। सेना का मनोबल वही डाउन कर रहा है जो पुलवामा शहीदों के फोटो लगवा के वोट मांग रहा था, और सेना का मनोबल वही डाउन कर रहा है जो आज देश प्रकार से गुजर रहा है, देश के ऐसे हालात हैं, फिर वही शख्स जाके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहा है। तो आप जो है तो यहाँ पे थाली ताली मत पीटिए, आप कुछ ऐसा करिए कि पाकिस्तान को सबक मिले। आप कोविड काल में से थाली ताली पिटवा रहे थे, एक एक करके अपनी बात काम ना, क्या कर रहे हैं यही पूछा जाता है। नहीं, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है और मैं चाहूंगी कि वो वक्त पूरी तरीके से हमारे डिफेंस पर्सनल्स को डेडिकेट हो ताकि वो जनता के लिए कोई संदेश यहां से दे करके जाएं। जेएस सोडी जी, कल मॉक ड्रिल होने जा रही है, कुछ बातें बताइए जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद लास्ट कमेंट आलोक सहाय जी। सोडी जी। आस्था जी देखिए, कल जब मॉक ड्रिल होगी, सारे नागरिकों को जिन जिन जिलों में हो रही है उन्हें उसे पूरे ध्यान के साथ, पूरे दिल के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के लिए तो है ही, ये उनकी अपनी निजी सुरक्षा के लिए भी है। देखिए, युद्ध लड़ना सिर्फ सेना की जिम्मेवारी नहीं है, होल ऑफ नेशन अप्रोच है। सेना तो मोर्चों पे कर लेगी जो उसने करना है, लेकिन नागरिकों का भी एक दायित्व, एक बिल्कुल बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी लोगों को समझनी चाहिए। लास्ट कमेंट आलोक जी। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग एक भारतीय बने, पहले आप भारतीय बनिए, देश के साथ खड़े होना सीखिए, सेना के साथ। प्रियंका जी, आप खुद पर क्यों ले रही हैं? वो किसी का नाम भी नहीं ले रहे, ना किसी पार्टी को मिर्ची लग रही है क्यों आप भाई? आपको मैं तो लोगों से कह रहा हूं कि सारे लोग देश के साथ खड़े रहें। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? कह रहे हैं जो देश के साथ नहीं खड़े हैं, देश विरोधी बातें कर रहे हैं, आप खुद पर क्यों ले रही हैं? बहरहाल समय समाप्त हो रहा है और आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारी तनाव के बीच भारत पाकिस्तान पर चौतरफा शिकंजा कस रहा है, लगातार बड़ी बैठकों का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात 1971 युद्ध के बाद से सबसे बड़ी मॉक ड्रिल कल देश में होने जा रही है और ये सिविल डिफेंस, नागरिक सुरक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके जिलों में प्रशासनिक टीमें पहुंचेंगी, कुछ सायरन्स आएंगे, उन सबको याद रखिएगा, उसके पीछे का संदेश याद रखिएगा और कैसे कोऑर्डिनेशन उस वक्त आपको करना है प्रशासन के साथ, उस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।